हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे जो मैंने पढ़ाया था बोरी साइकिल लेबरिंग साइकिल। इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक मन में बैठा रहता है लोगों के कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। ये इन्वर्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों? कुछ स्टेप होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पर होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कितने स्टेप होते हैं, ये सब इसमें देखने वाले हैं। जब शुरू करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस आखिर क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या आएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसका साइट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो साइट इसका होता है लीवर मेनली। लीवर में क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज होता है वो लीवर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। रीनल कॉर्टेक्स में भी होगा, ये रीनल कॉर्टेक्स में भी होता है, लेकिन ये माइनर होता है क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है और इंटेस्टाइनल मुकोसा में पाया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, लेकिन इंटेस्टाइनल मुकोसा में नहीं होता। ध्यान रखना, लीवर मेनली लीवर में होता है, रीनल कॉर्टेक्स में। और ये किसमें होता है? ये पार्सली माइटोकॉन्ड्रियल है, कॉन्ड्रियल एंड साइटोप्लाज्मिक है। इसके कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये हो गया साइट के बारे में। अब हम की ग्लूकोजेनिक एंजाइम के बारे में यहाँ पर ना बता के स्टेप में ही बता देंगे कि चार एंजाइम जो होती हैं वो की ग्लूकोजेनिक एंजाइम होती हैं। तो उनके बारे में स्टेप में ही डिस्कस कर लेंगे। अब हम स्टेप्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स, तो स्टेप्स कितने होते हैं? देखो, पहले नंबर अपने दिमाग से निकल दो कि ये रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं है। रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं है। इसमें भी 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला होगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। पहला। दूसरा होगा मैलेट एस्पार्टेट शटल। तीसरा जो स्टेप होगा फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पैकेज। फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सीकाइनेज चौथा स्टेप होगा, देखो, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। ये होता है पार्शियल रिवर्सिबल ऑफ। इसीलिए कहते हैं ये रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं है कि पार्शियल रिवर्सल होता है ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पे। तो पार्शियल रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसीलिए हम इसको रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें केवल पार्शियली ग्लाइकोलिसिस रिवर्स होती है। अगर कंप्लीटली रिवर्स हो गई तो ग्लाइकोलाइटिक पथवेद होगा ही नहीं, बंद हो गया। अब देखो, जो 9 स्टेप होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का, ठीक है, बाइफास्फेटेज का ये एंजाइम काम करती है। तो 10th स्टेप होता है ग्लूकोज 6
फास्फेटेज का। तो ये टोटल 10 स्टेप होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब हम स्टेप के बारे में बात करते हैं और उसी में हम रेड कलर से दिखाते जाएंगे कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्रीन से दिखाएंगे कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखो ग्लाइकोलिसिस के जितने स्टेप होते हैं वो इसमें आएंगे ही, और साथ में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आ जाती है। तो दोनों को मिला के अगर आपको याद करना है तो ग्लाइकोलिसिस आप याद कर लिए, टीसी याद कर लिए, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस याद होगी समझ लो। लेकिन ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का जो इसमें हम बताने वाले हैं। देखो शार्ट में हल्का लिखेंगे, आप लोग उसका फुल फॉर्म लिखिएगा, वरना क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम शार्ट में लिखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्या थी? ग्लूकोज किसमें चेंज हो रहा था, अभी हम इधर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं कि उसका हम, क्योंकि रिवर्स में कोई स्टेप होगी कोई ऊपर जाएगी। तो ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट तुम्हारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट चेंज किस में होता था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, इसको इससे नहीं उससे हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज होता था। और ये आगे चेंज होता था किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट किसमें? 1,3 बाई फास्फो ग्लिसरिक ग्लिसरेट में चेंज होता था, 1,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट में चेंज होता था, और 1,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट चेंज होता था 3 फास्फो ग्लिसरेट में, 3 फास्फो ग्लिसरेट में, 3 फास्फो ग्लिसरेट चेंज होता था 2 फास्फो ग्लिसरेट में, इधर लिखते हैं 2 फास्फो ग्लिसरेट में, और 2 फास्फो ग्लिसरेट चेंज होता था फास्फोइनॉल पाइरूवेट में, फास्फोइनॉल पाइरूवेट में, फास्फोइनॉल पाइरूवेट में। यहाँ तक तो ये रिएक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? पाइरूवेट। इसके बाद में क्या बनेगा? फास्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनेगा, और पाइरूवेट बनता था, उससे पाइरूवेट से लैक्टेट बनता था, और या एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता था। तो अब यहाँ पर रिएक्शन जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे टीसीए का, क्रेब्स साइकिल का। तो देखो यहाँ पर सिट्रेट क्या होता है? सिट्रेट इज स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, क्या था? सिट्रेट। फिर उसके बाद में अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर सक्सेनिल कोएंजाइम ये सक्सेनिल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरेट और माइलेट होता था, उधर आर्जेलो एसीटेट था। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल का मतलब टीसीए साइकिल का हो गया। अब यहीं से घुसना शुरू करते हैं कंपाउंड। और जो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? पहला स्टेप बताया था कि पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन होती है। तो पाइरूवेट कहाँ पर है? जहाँ पे पाइरूवेट आक्जेलो एसीटेट में भी चेंज हो सकता है, आक्जेलो एसीटेट में भी चेंज हो सकता है, यानी कि यहाँ जाएगा, और एसिटिल को एंजाइम ए बना के, एसिटिल को एंजाइम ए बना के, एसिटिल को एंजाइम ए बना के ये सिट्रेट में घुस सकता है। देखो जब एसिटिल को एंजाइम ए बन जाएगा तो ये कंप्लीटली कमिटेड स्टेप होता है। एसिटिल को एंजाइम ए से उल्टा पाइरूवेट नहीं बन सकता है, लेकिन आक्जेलो एसीटेट से पाइरूवेट बन जाता है। तो ये स्टेप हो गया। अब ये सिट्रेट से ये इधर दिखा दो, ऐसे कीटो से सक्सेनिल, सक्सेनिल से फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट से माइलेट, फ्यूमेरेट से माइलेट बन जाएगा। जो आक्जेलो एसीटेट होता है, तो पहला स्टेप होता है पाइरूवेट से आक्जेलो एसीटेट बनाना। इसमें जो एंजाइम होती है, इसको रेड कलर से दिखाएंगे,
क्योंकि ये की ग्लूकोजेनिक एंजाइम है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसको हम पीसी दिखा रहे हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। चल क्यों नहीं रहा है, ये क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पहली एंजाइम हो गई पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज करेगी। ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा, मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो यहाँ से जो चीजें हो रही हैं वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया और यह है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो ऑक्सैलो एसीटेट था वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में बाय द मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो दूसरा स्टेप होगा मैलेट एस्पार्टेट शटल, और उसके लिए एक कमिटेड एक एंजाइम होगी जो यूज होगी और एक एटीपी का यूज करेगी। तो इसको हम यहाँ पर जगह नहीं, इसको हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं इधर, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे, किसके द्वारा आएगा, किसके द्वारा आएगा, एक एंजाइम होगी जो ये करवाएगी। उसका एंजाइम का नाम है फास्फोइनाल पायरुवेट, फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, कार्बोक्सीकाइनेज। ये क्या करवाती है, ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसपोर्ट करवाती है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, और इसमें एक एटीपी यूज होती है। और एटीपी नहीं, यहाँ पर जीटीपी का यूज होता है। किसका यूज होता है, जीटीपी का, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज होता है, जो इक्विवेलेंट है एटीपी के, और बन जाएगा जीडीपी। तो जीडीपी बना, एक गिनते जाइएगा कहाँ कितना यूज हुआ, तो एक यहाँ पर यूज हो गया। उसके बाद में ये पहुंचा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद फास्फोइनाल पायरुवेट बनवाएगा। ये क्या बनवाएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट, ये ऐसे आएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट बनाएगा, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो फास्फोइनाल पायरुवेट जब चेंज होता है तुम्हारा पायरुवेट में, तो ये देखो ये स्टेप रिवर्स नहीं होती है, ये सीधे जा रही है। फास्फोइनाल पायरुवेट जब 2 फास्फो, तो ये उल्टा जाएगा। अब इधर ये स्टेप क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। फास्फोइनाल पायरुवेट से फास्फो ग्लिसरेट, 2 फास्फो ग्लिसरेट बनेगा, 2 फास्फो ग्लिसरेट से 3 फास्फो ग्लिसरेट बनेगा, और 3 फास्फो ग्लिसरेट से 1,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट बनेगा, जो कि क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है। इसका क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है। और इसमें भी एक एटीपी का यूज होगा, एक एटीपी का यूज होगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलिसिस द्वारा एक एटीपी बनती भी है। तो ये उल्टा दिखा दिया हूँ, ये इधर का नहीं है, ये इधर का, इधर जा रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस उल्टा आएगी इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाओ, इसमें एक एटीपी बनती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा इसमें एटीपी बनेगी, और ग्लूकोलिसिस के द्वारा इसमें एक एटीपी लगेगी। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंजाइम है वो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो की एंजाइम आएगी वो कौन होगी, फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फास्फोग्लिसरेट काइनेज, ग्लिसरेट काइनेज। फास्फोइनाल पायरुवेट जब पायरुवेट में चेंज होता तो पायरुवेट काइनेज यूज होता था, जो क्या है, की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज। उसके बाद 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से तुम्हारा जो बनता है ग्लिसरेराइड फास्फेट, ये भी क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज बनाने का स्टेप है, ग्लूकोनेशन का स्टेप है। उसके बाद में जो ग्लिसरेराइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बना था। तो डाइहाइड्रॉक्सी ग्लूकोन्यूजिनेशन में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट भी एक ही स्टेप में जाता है, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं रह जाता है, ये इरिवर्सिबल हो जाता है। और यहाँ पे सब्सटेंस कौन सा यूज करता है, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल सब्सटेंस से डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बनेगा।
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा। ये क्या है? अब ये क्या होगी, जब ग्लूको ग्लाइकोज देखे थे तो वहां पर क्या था, रिवर्सिबल स्टेप था, लेकिन ये इरिवर्सिबल हो गया। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से तुम्हारा बनेगा 1,3 बाइफास्फेट। ये भी क्या होगा, इरिवर्सिबल स्टेप होगा। उसका तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट ये होता है रिवर्सिबल स्टेप। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ एक एटीपी का यूज होता था अगर ग्लाइकोलाइसिस होती थी, तो इधर ग्लाइकोलाइसिस का लिख रहा हूँ, और यहाँ पर एक वाटर कंज्यूम होगा। ये ध्यान देना, एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। यहाँ पे जो एंजाइम होती है ग्लाइकोलाइसिस की, वो कौन थी, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, वो क्या होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज, साथ में लिख रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिएगा सही से। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज एंजाइम होती है यहाँ पे, जो कि की एंजाइम है किसकी, ग्लूकोनियोजेनेसिस की। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, जो कि इरिवर्सिबल स्टेप है। और यहाँ पे जो एंजाइम होती है वो फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, यानी कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है, ना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से चेंज होगा ग्लूकोज में, और ये भी कैसा होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो यहाँ पे जो मेन ग्लूकोनियोजेनेटिक एंजाइम आएगी वो आएगी ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। और हेक्सोकाइनेज तुम्हारी किसमें होती थी, ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसीलिए मैं कलर चेंज कर दिया हूँ, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और आप लोग को पता है कि एक एटीपी लगती थी अगर ग्लाइकोलाइसिस होती थी। तो ये होता है रिएक्शन। अब जो सबस्ट्रेट होते हैं वो कई जगह घुसते हैं, उसी को हमको समझना है। जैसे कि जो पंखा चलाना पड़ेगा। हम कहाँ पर थे, हम थे सबस्ट्रेट पे। तो सबस्ट्रेट देखते हैं कौन से कहाँ पर घुसते हैं, उसके बारे में यहाँ जगह तो बहुत ही कम है, लेकिन चार्ट में लिखते हैं और समझाते हैं। देखो पाइरुवेट में लैक्टेट घुस सकता है, तो यहाँ पर देखो इसको डिफरेंट कलर यूज करते हैं, कोई इससे डिफरेंट कलर यूज करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर लैक्टेट घुस सकता है। आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे ना, तो आप लोग बड़ा लिखिएगा, यहाँ पे लैक्टेट घुस सकता है। पाइरुवेट में ग्लाइसिन, एलिन, सेरीन और सिस्टीन भी घुस सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइसिन, साथ में लिख रहा हूँ ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन और सिस्टीन, ये सबस्ट्रेट की तरह हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको साथ में लिख दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। जो ऑक्सैलो एसीटेट है, तो ऑक्सैलो एसीटेट के लेवल पे एस्पार्जिन और एस्पार्टेट घुस सकते हैं। यहाँ पे एस्पार्जिन और एस्पार्टेट हो सकते हैं। ये सब सबस्ट्रेट की बात हो रही है। आप सबस्ट्रेट की बात हो रही है, कौन सबस्ट्रेट कहाँ पर घुसते हैं, तो ये सब सबस्ट्रेट हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। उसके बाद में अल्फा कीटो एसिड है। अल्फा कीटो एसिड, जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, वहाँ पर कौन से अमीनो एसिड घुस सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ग्लूटारेट है तो ग्लूटामिक एसिड तो घुस ही सकता है। तो ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और प्रोलीन, ये घुस सकते हैं यहाँ पे। सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कौन घुस सकता है, यहाँ पे घुस सकता है आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और वैलिन, हो सकता है।
और साथ में यहाँ पे प्रोपियोनेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट प्रोपियोनेट यहाँ पे सब्सट्रेट के रूप में चल सकता है। एस्पार्जिन और एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसिड के एसिड में घुस सकते हैं, तो बता चुका हूँ। तो ये सब्सट्रेट है। अब मान लो कि साइमल्टेनियस भी ये हो सकता है कि कहीं पर ये घुस रहे हो, ये चीज़ बना सक्रिय कोएंजाइम, प्रोपियोनेट चेंज हो रहा हो सक्रिय कोएंजाइम में और ये एक्टिवेट हो जा रही हो, रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज बन रहा हो, या आइसोल्यूसिन मेथिन बेरिन घुस रहा हो, ये रिएक्शन होने लगती है। तो कोई भी सब्सट्रेट के रूप में काम कर सकता है और वो आगे चल के प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। प्रोडक्ट इसका क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट से बनता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात हुआ, स्टेप्स बात हुए। अब इसमें देखते हैं कि कुछ चीज़ें और देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो इसको करना पड़ेगा डिलीट हमको, तो इसको डिलीट कर देते हैं कंप्लीटली। करते हैं डिलीट और देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्यों हो रहा है आखिर ये, क्यों आवश्यक है? तो ओनली लिवर पहले सिग्निफिकेंस क्या है? ओनली लिवर कैन रिप्लेनिश ब्लड ग्लूकोज। मतलब अगर ब्लड ग्लूकोज नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो उसको कौन भरपाई कर सकता है? लीवर। क्योंकि ओनली लीवर हैज ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। सम अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट आल्सो प्रेजेंट इन किडनी एंड इंटेस्टाइनल मुकोसा। लेकिन मसल में नहीं होता है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस मसल में नहीं होती है। ये सिग्निफिकेंस हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी। क्योंकि आपको हम फेड फास्टिंग स्टेज जब पढ़ाएं तो वहाँ बता चुके हैं कि 12 से 18 घंटे में पूरा जो ग्लूकोज बचा रहता है उसको खत्म हो जाता है। तो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस होना चाहिए, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टारवेशन में प्रोवाइड करवाती है एनर्जी को। अब इसका हम एनर्जी रिक्वायरमेंट देख लें, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई इसके। एनर्जी रिक्वायरमेंट देखो, हम एटीपी इसलिए जो दे रहे थे कि देख लो एटीपी कहाँ का यूज हो रहा है। 3 जगह एटीपी यूज हो रही थी। 3 जगह एटीपी यूज हो रही थी। कहाँ कहाँ? एक जगह यूज हो रही थी पायरुवेट से 2 ऑक्सैलो एसिटेट बनने में। तो पायरुवेट से 2 ऑक्सैलो एसिटेट बनने में एक एटीपी यूज होती थी, एक एटीपी। ऑक्सैलो एसिटेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनने में एक एटीपी का यूज हो रहा था। और 3 फास्फोग्लिसरेट से जब बना था 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट, तब एक एटीपी का यूज हुआ था। एनर्जी रिक्वायर्ड लिख दो यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, लेकिन ये सब बनके केवल हाफ मोल ऑफ ग्लूकोज बना पाते हैं। अगर हमको फुल मोल यानी कि फुल ग्लूकोज बनाना है C6H12O6, तो हमको इनको दुगना करना पड़ेगा। तो 2 से सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो एटीपी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये टोटल हुआ 2, तो नेट कितनी? 6 एटीपी का यूज हुआ, रिक्वायरमेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस होने में। ये सिग्निफिकेंस हो गया। अब सबस्ट्रेट तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि लैक्टेज
लैक्टेज रिक्वायर्ड होता है, लैक्टेज सब्सट्रेट के रूप में काम कर सकता है। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड भी बहुत सारे लिखा, और जिसमें से मोस्ट कॉमन क्या होता है, एलेनिन, क्योंकि एलेनिन मसल में पाया जाता है। ठीक है, एलेनिन कहाँ पाया जाता है, मसल में, और मसल में स्टर्नस एक्सरसाइज जब होती है तो मसल्स ब्रेक डाउन होता है और एलेनिन रिलीज होती है। तो इसीलिए एलेनिन तुम्हारा ग्लूकोजेनिक एसिड अमीनो एसिड में एलेनिन मोस्ट कॉमन होगी। और ग्लूकोज, अब हम देखते हैं ग्लूकोज, देखो सबस्ट्रेट का एक बार और बात कर लेते हैं। सबस्ट्रेट में क्या देखा था कि लैक्टेज का यूज होना था, और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, उसमें से एलेनिन मोस्ट कॉमन है। एक साइकिल होती है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, जिसे काहिल साइकिल भी कहते हैं, काहिल साइकिल भी कहते हैं। जाहिल मत समझ लेना भाई लोग, काहिल है, ठीक है, काहिल साइकिल भी कहते हैं। काहिल साइकिल क्या है, काहिल साइकिल क्या है, देखो ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड भरा हुआ है, इसे रेड से होना चाहिए था, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, तो इसमें ब्लड होगा, और ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, लैक्टेट भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, और एलेनिन भी होगा। तो ग्लूकोज यहाँ लिख सकता हूँ, एलेनिन यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज होगा, लैक्टेट होगा, एलेनिन होगा। मसल में क्या होती है, मसल से एलेनिन आएगी, तो यहाँ मान लो क्या है, मसल का बात कर रहा हूँ मैं, तो मसल से एलेनिन टूट के आएगी ब्लड में, ब्लड से एलेनिन जाएगी लिवर में, कहाँ जाएगी, लिवर में, और लिवर से ये पायरुवेट में, लिवर में चेंज हो जाएगी पायरुवेट में, पायरुवेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर से तुम्हारा ब्लड वेसल में आ जाएगा। तो इस पथवे को कहते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल या काहिल साइकिल। ऐसे इधर ग्लूकोज तुम्हारा मसल द्वारा यूज होता है, तो ग्लूकोज मसल में जाएगा, और लैक्टिक एसिड पथवे द्वारा लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, इसे लैक्टेट भी कह सकते हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट एक ही बात है ना, लैक्टेट, जो कि फिर से आ जाएगा ब्लड वेसल में, फिर से आ जाएगा ब्लड वेसल में लैक्टेट, और लैक्टेट फिर से कहाँ आ जाएगा, लिवर में, और लिवर में फिर से तुम्हारा पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। तो इस साइकिल को कहते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, इसे काहिल साइकिल भी कहते हैं, जाहिल साइकिल नहीं है, काहिल साइकिल है। चलो ये तो बात हुआ काहिल साइकिल के बारे में। सबस्ट्रेट बता रहे थे, सबस्ट्रेट में एक दिया लैक्टोज, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, बहुत सारी होती है, उस पर लिखा भी हूँ, ठीक है। एलेनिन मोस्ट कॉमन, जैसे कि एस्पार्जिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, वायलिन, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखा चुका हूँ, जब पढ़ने लिखा था तो वहाँ वहीं पर ही। और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ग्लिसरॉल भी कहाँ घुस सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में घुस रहा है, ग्लिसरॉल होगा, प्रोपियोनिल को एंजाइम होगा, प्रोपियोनिल को एंजाइम ए, कहाँ पर घुसेगा, सक्सिन को एंजाइम में घुसेगा। ध्यान देना, जो इवन चेन फैटी एसिड होते हैं, वो सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं कर सकते हैं। इवन चेन फैटी एसिड आर नेवर यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि जो इवन चेन फैटी एसिड होंगे वो सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस, अगला क्या है, हेडिंग होगा रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस। रेगुलेशन कैसे होगा भाई, जो की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है वही इसको करेंगे रेगुलेट। तो पहला क्या था, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज था, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कौन करेगा,
एसिटिल को एंजाइम ए, भैया जो ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर वहाँ पर एसिटिल को एंजाइम ए उसको एलिवेट कर रहा था कोरी साइकिल को, और यहाँ पे एसिटिल को एंजाइम ए एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटर है, फास्फो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। दूसरा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज एंजाइम थी, इसको कौन एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको एक्टिवेट करता है सिट्रेट, सिट्रेट क्या करेगा, एक्टिवेट, सिट्रेट एक्टिवेट करेगा, और 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट, 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिट्रेट इंक्रीज कर रहा है, इसको इस फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज को, यानी कि ग्लूकोनियोलिसिस होगा, और 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्लूकोज का लेवल घटाएगा। अब हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं, ये तो दो एंजाइम का बात हो गया, अब हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो हार्मोनल रेगुलेशन में दो ही हार्मोन मेन होते हैं, ग्लूकेगॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इंसुलिन। तो ग्लूकेगॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर देंगे, और इंसुलिन क्या कर देंगे। जो ग्लूकेगॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो ग्लूकोनेसिस को बढ़ाते हैं, और इंसुलिन क्या करती है, घटाती है। यानी कि इंसुलिन क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, वहीं ग्लूकेगॉन क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा कौन, ग्लूकेगॉन। वहीं पर इंसुलिन क्या करेगा, घटाने सोचेगा कि ग्लूकोज जितना कम बने उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन हो गया। अब एक चीज और होता है, जीएन रेशियो और डीएन रेशियो। 60 नोट मान लो कहीं पूछ लिया या कोई किसी ने पूछ लिया तो आपको जानना जरूरी है। तो डीएन और जीएन रेशियो आप लोग जान लीजिए क्या होता है। जीएन और डीएन रेशियो, जीएन और डीएन रेशियो क्या है आखिर, जीएन और डीएन रेशियो। जीएन रेशियो क्या होता है, ग्लूकोज टू यूरिया नाइट्रोजन का रेशियो, यूरिया नाइट्रोजन का रेशियो कहलाता है जीएन और डीएन रेशियो। ग्लूकोज अपॉन यूरिया नाइट्रोजन जो रेशियो बनेगा वो होता है जीएन और डीएन रेशियो। जो जीएन डीएन रेशियो होता है नॉर्मल एनिमल में वो 3.65 होता है। तो नॉर्मल कितना होता है, 3.65 इन एनिमल्स, कितना होगा 3.65। इसका मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन विल फॉर्म, यानी कि एक, इसका मतलब है मीन्स 1 ग्राम नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन फॉर्म्स 3.65 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि अगर रेशियो इतना है तो 1 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म करेगा प्रोटीन, जो नाइट्रोजन कहाँ होगा, प्रोटीन से आएगा, फॉर्म करेगा 3.65 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसीलिए जो 58% प्रोटीन होती हैं वो क्या होती हैं, ग्लूकोजेनिक। 58% प्रोटीन्स आर ग्लूकोजेनिक। ये वाइट थी कि 58% प्रोटीन आर ग्लूकोजेनिक। जो जीएन रेशियो है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है डिजीज कंडीशन में। तो जीएन रेशियो इनहेंस्ड व्हेन, जीएन रेशियो इनहेंस्ड। अब जीएन रेशियो इनहेंस हो रहा है मतलब कि ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो जीएन रेशियो इनहेंस्ड व्हेन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो हमें लिख लो यहाँ पे, ठीक है। जीएन रेशियो इनहेंस व्हेन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज्ड। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे हो जाती है कि इंसुलिन डिफिशिएंसी हो, इंसुलिन डिक्रीज हो जाए
स्टारवेशन हो, स्टारवेशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगती है, तो स्टारवेशन हो जाए, पायरेक्सिया हो, पायरेक्सिया हो, हाइपरथायरॉइडिज्म हो, कैंसर हो, तो उस कंडीशन में इनहेल हो जाएगी, डिज्म हो और कैंसर हो। तो ये बात हुआ ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बता के कि देखो आप भी देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलो, आशा करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलो फिर अगला वीडियो आएगा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। चलो धन्यवाद।